नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी एईडीओ बीपीएससी के द्वारा एईडीओ की न्यू वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पदों की संख्या जो है वो 935 है। उसी के तहत केजीएस के द्वारा जो एईडीओ का टेस्ट लिया जा रहा है, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले। इससे पहले एक टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी एईडीओ केजीएस के द्वारा टेस्ट सीरीज नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का प्रारंभ जो है वो किस काल में हुआ था? पूर्व पुरापाषाण काल, या मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या नव पाषाण काल? तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का प्रारंभ जो है वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। भारत में पशुपालन का साक्ष्य मध्य प्रदेश के भारत में पशुपालन का प्रारंभ मध्य प्रदेश मध्य पाषाण काल में हुआ था। भारत में पशुपालन का साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौड़ से प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं कुछ सेकंड। भीमबेटका रॉक शेल्टर की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? HD संकालिया, VS वाकंकर, सर जॉन मार्शल, या माधव स्वरूप वक्स? तो इसका राइट आंसर है भीमबेटका जो है वो रॉक शेल्टर की खोज का श्रेय जो है वो HD संकालिया, BS वाकंकर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज जो है वो 1957 में VS वाकंकर के द्वारा की गई थी। भीमबेटका 700 से अधिक शैलाश्रय के साथ बड़े प्री हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स में से एक है। इसे 2003 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर का स्थल घोषित किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? धौलावीरा, कालीबंगा, वनावली, या चंद्रहुद्रो? तो सिंधु घाटी सभ्यता से के किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? धौलावीरा से, या कालीबंगा, या वनावली, या चंद्रहुद्रो? तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो कालीबंगा। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा के उत्खनन का श्रेय वी लाल एवं वी के थापड़ को है। सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। इसके अतिरिक्त बेलनाकार मुहरे, आयताकार अग्नि वेदिकाएँ, मणिकाएँ एवं मिट्टी के खिलौने, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ आदि कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा की खोज जो है वो जगपति जोशी द्वारा की गई थी। वहाँ जो है वो एकमात्र एक स्टेडियम का प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और हल की आकृति वाले खिलौने तांबे का बना वानाग्रह आदि की प्राप्ति वनावली से हुई है। वनावली की खोज जो है वो रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित चंद्रहुद्रो की खोज अर्नेस्ट मैके ने की थी। चंद्रहुद्रो की खोज जो है वो अर्नेस्ट
मैके ने की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को माना है? उत्तरी ध्रुव को माना है। मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, अविनाश चंद्र दास। तो किसने आर्यों का मूल निवास जो है वो उत्तरी ध्रुव को माना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव को माना है, जबकि मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का निवास माना है, और दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को इनका मूल निवास माना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन एवं आधुनिक नामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सदा नीरा जो है वो गंडक, अस्किनी जो है वो चिनाब, सतुतरी सतलुज, विपाशा जो है वो झेलम नहीं, विपाशा जो है वो व्यास, विपाशा जो है वो व्यास नदी को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सैंधव कालीन स्थल रंगपुर की खोज किसके द्वारा की गई थी? रंगपुर की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो MS वक्स। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वैदिक सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 3 बार और यमुना का उल्लेख 1 बार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कठोर उपनिषद, छंदो उपनिषद, मुंडक उपनिषद या प्रश्न उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो मुंडक उपनिषद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बंदरगाह का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, लोथल। तो बंदरगाह का साक्ष्य जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चंद्रहुदड़ो से या लोथल से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। गुजरात में भोगवा नदी के तट पे स्थित लोथल की खोज जो है वो SR राव द्वारा की गई थी। यह एक प्रमुख बंदरगाह स्थल था जिसका पश्चिमी एशियाई देशों के साथ व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था। मनक्का उद्योग, धान की भूसी, छोटा दिशा मापक यंत्र, फारस की मुहर आदि का साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में महाजनपदों की कुल संख्या जो है वो कितनी थी? 14, 16, 18 या 20? महाजनपदों की कुल संख्या जो थी वो 16 थी। इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल ही 2 ऐसे गणराज्य थे जहां गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अन्य महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारतीय महाजनपदों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक था। कौशल की राजधानी वाराणसी थी। उपयुक्त में से कौन सा सही है? उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। कौशल की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी और काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल की राजधानी जो है वो श्रावस्ती थी और काशी की राजधानी जो है वो वाराणसी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जो है वो बिंबिसार था। बिंबिसार का उपनाम कुनिक था। इसने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया है। उपयुक्त वाक्यों में कौन सा सही है? उपयुक्त वाक्यों में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला और तीसरा जो है वो सही है। हर्यक वंश का संस्थापक जो है वो बिंबिसार था। यह इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। कुनिक उपनाम बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु का था, न कि बिंबिसार का उपनाम कुनिक था। ये जो कुनिक नाम था वो अजात शत्रु जो था वो उसका नाम कुनिक था, जो बिंबिसार का पुत्र था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। काला अशोक निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? काला अशोक जो है वो निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, कन्नव वंश। तो काला अशोक किस वंश का शासक था? तो शिशुनाग वंश। काला अशोक शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग का पुत्र था। वैशाली के स्थान पर इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन काला अशोक के शासन काल में ही हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। नंद वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इस वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। यूनानी लेखकों ने महापद्मानंद को अग्रमीज नाम से संबोधित किया था। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। घनानंद ने एक राठ एवं एक छत्र की उपाधि धारण की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो कौन थे? ऋषभदेव, अरिष्ट नेमि, महावीर या पार्श्वनाथ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो थे वो महावीर थे। महावीर के पिता का नाम वर्धमान एवं माता का नाम त्रिशला था। इस धर्म में पुनः जन्म के सिद्धांतों को मान्यता नहीं दी गई थी। सामान्यतः कृषि एवं युद्ध दोनों ही इस धर्म में वर्जित थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी पहला और चौथा जो है वो सही है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो थे वो महावीर थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, अब माता का नाम त्रिशला थे, अब पत्नी का नाम यशोदा। पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद दोनों ही सिद्धांत को इस धर्म में मान्यता दी गई थी। अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण कृषि एवं युद्ध दोनों ही इस धर्म में वर्जित थे। इस धर्म के अनुयायी इस धर्म के अनुयायी व्यापार एवं वाणिज्य पर अधिक बल देते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली या कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रथम जैन संगीति का आयोजन स्थूल 72 की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। इसी संगीति के दौरान जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों नामक दो भागों में विभाजित हो गया था। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन देवर्दी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में गुजरात के वल्लभी में किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे।
बुद्ध के जीवन बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्नलिखित प्रतीकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जन्म जो है वो कमल एवं सांड, गिरी त्याग जो है वो घोड़ा, निर्वाण जो है वो पद्म चिन्ह, महापरि निर्वाण जो है वो स्तूप। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो निर्वाण जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक जो है वो पीपल, बोधि वृक्ष है। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाह कहते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बौद्ध धर्म की तीसरी संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? बौद्ध धर्म की तीसरी जो संगति थी उसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? राजगिरी में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या कुंडलवन में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बौद्ध धर्म की प्रथम संगति का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुआ था। द्वितीय संगति का आयोजन काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तृतीय संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, सूत पिटक की रचना आनंद ने की थी। विनय पिटक की रचना मोगली पुत्र तिक्ष ने किया था। अभिधम्य पिटक की रचना उपाली ने की थी। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल पहला जो है वो सही है। सूत पिटक की रचना जो है वो आनंद ने की थी और विनय पिटक की रचना उपाली एवं अभिधम्य पिटक की रचना मोगली पुत्र तिक्ष ने किया था। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख अभिधम्य पिटक में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बुद्ध ने निम्नलिखित में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा ऋतु वास और सर्वाधिक उपदेश जो है वो दिया था? वैशाली में, श्रावस्ती में, राजगिरी में, कौशाम्बी में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो श्रावस्ती में की दिया था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में बिताए जो प्राचीन कौशल राज्य में स्थित था। इन्होंने यहाँ लगभग 24 वर्षावास किए जिसमें से 19 जेवतन बिहार में और 6 जो है वो पब्बा राम बिहार में बिताए। श्रावस्ती उस समय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जैतवन बिहार का निर्माण धनवान व्यापारी अनाथ पिंडक द्वारा कराया गया था। बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। गौतम बुद्ध के जीवन के दो प्रसिद्ध आचार्य अलाड़ कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किसके द्वारा लिखित ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज सिंहासन प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है? किसके द्वारा लिखित ग्रंथ में? तो विशाख दत्त जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यूनानी लेखकों के द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिंदुसार को दिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि अशोक कश्मीर में श्रीनगर का संस्थापक था? किस ग्रंथ में मिलता है? तो राज तरंगिणी में मिलता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 13वां शिलालेख। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कौन सा सम्मिलित करना है, कौन सा सही है?
गिरनार जो है वो गुजरात में, और गुजरा जो है वो मध्य प्रदेश में, ब्राह्मू जो है वो राजस्थान में, और गोवीमर्थ जो है वो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अशोककालीन प्रांत एवं उनकी राजधानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तरापद जो है वो पाटलिपुत्र, दक्षिणापद सुवर्णगिरी, अवंती जो है वो उज्जैनी, कलिंग जो है वो तिसली। तो ऊपर दिया गया युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो सही सुमेलित है। अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। उत्तरापत की राजधानी तक्षशिला थी, न कि पाटलिपुत्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थों एवं संबंधित विभागों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समाहर्ता राजकीय कोषाध्यक्ष, सनिधाता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी केवल तीसरा जो है वो सही सुमेलित है। समाहर्ता जो है वो राजस्व अधिकारी होता है, जो पूरे राज्य में कर के मूल्यांकन एवं वसूली की देखरेख के लिए उत्तरदायी है। और सनित्र धाता जो है वो कोषाध्यक्ष या अधिकारी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कंटक शोधन दीवानी एवं धर्म स्त्री फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। ये जो है वो सही नहीं है। धर्म अस्थीन जो है वो दीवानी मामलों की करता है, और कंटक शोधन जो है वो फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मौर्यकालीन शब्द सेतु बंद का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करने पर लिया जाने वाला कर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मौर्यकालीन किस पुस्तक में भारत पर यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है? किस पुस्तक पर भारत पर यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो गार्गी संहिता में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कनिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है कनिष्क के बारे में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसने भारत में सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए थे। ये सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। काम सूत्र जो है वो वाक्यायन, और स्वपन वासवदा भास, महावास्य जो है वो पतंजलि, और सौंदर्य नंद अश्वघोष। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। किस गुप्तकालीन शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसके समय में हिंग सांग ने भारत का भ्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ समय फाहियान ने भारत पर की यात्रा की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मंदसौर अभिलेख से किस गुप्त शासक के विषय में विस्तृत जानकारी जो है वो प्राप्त होती है? किस शासक के बारे में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कुमार गुप्त प्रथम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था?
तो गुप्त काल में न्यायाधीश को महादंड नायक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो देवी चंद्र गुप्तम विशाख दत्त जो है वो ये सही है। अब चलते हैं न्यायवातार जो है वो सिद्ध सेन ने लिखा था। और ऋतु संहार जो है वो कालिदास। और मुद्रा राक्षक जो है वो विशाख दत्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। हर्षवर्धन ने 606 में 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। फाहियान ने इसे शिलादित्य नाम से संबोधित किया था। इसने परम भट्टरक महाराजाधिराज एवं सकलो उत्तर पतेश्वर जैसी उपाधि जो है वो धारण की थी। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पहला और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। गीत गोविंद के लेखक जो है वो जयदेव निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में रहते थे? कौन से शासक के दरबार में रहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। मिहिर भोज किस वंश का महानतम शासक था? मिहिर भोज जो है वो किस वंश का महानतम शासक था? तो गुज्जर प्रतिहार वंश का। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। मध्यकालीन भारत की पुस्तक ताज उल मासिर किसकी रचना है? तो हसन निजामी की। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर एक ओर लक्ष्मी की आकृति है और दूसरी ओर कलमा खुदा रहता है? किसकी है? तो इसका मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मोहम्मद गौरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार जो था वो कौन था? तो उत्वी था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो उत्वी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ये जो है वो सही नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने मलिक और सिपाहा सालार की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? किस सुल्तान के विषय में कहा गया? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बलबन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सिकंदर सानी की उपाधि दिल्ली के किस सुल्तान ने धारण की थी? सिकंदर सानी की उपाधि। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था? कौन शासक था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। सिंचाई कर अथवा हक ए सर्व नामक कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो फिरोज तुगलक था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कथौली के युद्ध में राणा सांगा ने किस तुगलक लोधी शासक को पराजित किया था? किस लोधी शासक को पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इब्राहिम लोधी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। बहमनी साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। बहमनी साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने विदर को अपनी राजधानी बनाई थी। सिहाबुद्दीन अहमद ने राजधानी विदर से गुलवर्गा स्थानांतरित कर दिया। सिहाबुद्दीन अहमद की उदारता के कारण उसे संत अहमद भी कहा जाता है। हुमायूं शाह को दक्कन का हीरो कहा जाता है।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो तीसरा और चौथा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। विजयनगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा 1336 में की गई थी। हरियर प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम ने अपने वैदेशिक नीति का विस्तार करने के लिए एक दूत मंडल जो है वो चीन भेजा था। इटली का यात्री निकोलो क्वांटी देवराव प्रथम के दरबार में आया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पहला और तीसरा और चौथा जो है वो सही है। वेद प्रतिस्थापक की उपाधि जो है वो हरियर बुक्का ने नहीं बल्कि बुक्का प्रथम ने धारण की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कृष्ण देव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कृष्ण देव राय विजयनगर के सालुव वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो ये जो है वो सही नहीं है। संगम वंश के बाद विजयनगर पर क्रमशः सालुव्य, तुलव एवं अराविरी वंश ने शासन किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सिकंदर लोदी के शासनकाल में लिखी गई पुस्तक लज्जत ए सिकंदरी किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? संगीत, युद्ध कौशल, चिकित्सा, राजनीति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो संगीत से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मोहिउद्दीन चिश्ती जो है वो चिश्ती से थे। अब बहाउद्दीन जकारिया जो है वो सुहरावर्दी। शेख अहमद सरहिंदी जो है वो नक्शबंदी। हजरत मोहम्मद गौस सत्तारी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। मध्यकालीन भक्ति संतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो साहित्य लहरी नामक पुस्तक तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किस मुगल बादशाह ने चलाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अकबर ने चलाया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था। यह कथन किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शेरशाह सूरी, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो शेरशाह सूरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? अबुल फजल, फैजी, जीन चंद्र सूरी, हरि विजय सूरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो हरि विजय सूरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर निम्नलिखित में से कौन आसीन था? अबुल फजल, तानसेन, फैजी, मुल्ला दो प्याजा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो फैजी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन जहांगीर के दरबार में नहीं आया था? कौन जो है वो जहांगीर के दरबार में नहीं आया था? कैप्टन हॉकिंस, जाय बैरिस्टो टैवनियर, सर थॉमस रो, फ्रांसिस्को पल्सट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। जहांगीर ने निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? फरुख बेग, अबुल हसन, विशन दास, मनोहर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अबुल हसन।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। शाहजहां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रथम मुगल बादशाह शाहजहां था जिसका राज्य अभिषेक 2 बार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। प्रथम मुगल बादशाह औरंगजेब था जिसका राज्य अभिषेक 2 बार किया गया था, न कि शाहजहां था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। मुगल काल में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो मुगल काल में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को मीर बख्शी कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। शिवाजी ने 1665 में किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो जय सिंह है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। पानीपत की काबली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? किस मुगल बादशाह ने कराया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बाबर ने करवाया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नुक्सा ए दिल खुश भीमसेन, तुजुक ए जहांगीर, खुलासक उत तवारिक, सुजान राय भंडारी, शाहजना जहांनामा इनायत खान। तो ऑप्शन नंबर ये जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राम मोहन राय को राजा की उपाधि मोहम्मद शाह ने प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी जो है वो गुरु अर्जुन देव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक जो है वो कौन थे? अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो शंकराचार्य थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। मुगल प्रशासन के दौरान जिले जनपद को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सरकार के नाम से जाना जाता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। गुलबदन बेगम किस मुगल बादशाह की पुत्री थी? किस मुगल बादशाह की पुत्री थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बाबर की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मुंगेर से हुई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बिहार से संबंधित निम्नलिखित में से किस आचार्य को बौद्ध धर्म का विश्व कोश माना जाता है? बौद्ध धर्म का विश्व कोश जो है वो माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो दीपंकर श्री ज्ञान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। मगध शासक के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो प्लूटार्क। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अजात शत्रु के द्वारा की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था? किस क्षेत्र को जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मगध को जाना जाता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन जो है वो प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सुग वंश का शासन जो है वो प्रारंभ हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्य अभिषेक पटना में हुआ था? जिसका राज्य अभिषेक पटना में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो फर्रुखसियर था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो फर्रुखसियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गुप्त काल में हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी राजगिरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? यह स्थित 5 पहाड़ियों में से एक रत्नागिरी बुद्ध का निवास था जिसे गिरियुद्ध के नाम से गिरिकुट के नाम से जाना जाता था।
इस नगर की का निर्माण योजना महागोविंद ने बनाई थी। दर्शनीय स्थल घोड़ा कटोरा झील, शांति स्तूप और स्वर्ण भंडार गुफा आदि यहीं स्थित है। 383 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन यहीं किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। राजगिरी स्थित सप्तकर्णी गुफा में 483 ईस्वी में अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था? मैथिली भाषा का विकास, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कर्नाट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। महावीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनका जन्म स्थान कुंडग्राम वर्तमान वैशाली जिले में स्थित है। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश वर्तमान नालंदा जिले में दिया था। इन्हें निर्वाण मृत्यु की प्राप्ति वर्तमान नालंदा जिले में हुई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। शेरशाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो चांदी का रुपया एवं सोने का के दाम का प्रचलन शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। विनय पिटक एवं सूट पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में की गई थी? किस बौद्ध संगीति में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो प्रथम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। प्राचीन मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? प्राचीन मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिंबिसार की मृत्यु के बाद उदयीन उदय भद्र उसका उत्तराधिकारी हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। राजगिरी में दुर्ग और स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अजात शत्रु के द्वारा की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर क्रमशः किन वंशों ने शासन किया था? किन वंशों ने शासन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट जो था वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नाग दशक था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। मगध के किस सम्राट के द्वारा गुप्त संवत का प्रचलन किया गया था? गुप्त संवत का प्रचलन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इल्तुतमिश था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बिहार के किस क्षेत्र को तुगलक पूर्ण नाम दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तिरहुत को दिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में विद्वान महाजनपदों में कुल कितने बिहार में थे? कुल कितने बिहार में थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 3 थे। अंग, मगध एवं वज्जी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो धर्मपाल ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिंबिसार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो वर्ष 2006 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? गणतंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो वैशाली में की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। तत्कालीन बिहार में स्थित प्राचीन महाजनपद अंग की राजधानी जो थी वो कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो चंपा थी।
तो दोस्तों आज का सेशन ही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने केजीएस के द्वारा जो बीपीएससी एईडीओ का टेस्ट लिया जा रहा है उसी का टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।